Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपके 12th क्लास के इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिगो. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको समझने की कोशिश की होगी. अगर आपको फिर भी कोई संदेह, कोई डाउट है, तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के इस चैप्टर को एक बार फिर से सुन सकते हो और इसको समझ सकते हैं. तो आज की जो ये क्लास है, इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके चैप्टर के बीच में और चैप्टर के बाद आपसे पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा. फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, इसका जो चैप्टर नंबर 5 इंडिगो है, इंडिगो में बताया गया है कि गांधी जी ने किस तरीके से चंपारण में जाकर के वहाँ के बटाईदार जो किसान मजदूर जो लोग हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ी और उसके लिए वे वहाँ पर लगभग 1 साल तक रहे. और इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की और वहाँ के जो अंग्रेज़ जो जमींदार थे, उनको अपनी बात समझाने में भी कामयाब हुए और किसानों को उनका हक दिलाया. तो आज की इस क्लास में हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम शुरू करते हैं. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे जो कि चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं. तो हमने लिया पेज नंबर 47, जिसमें आपके सामने जो क्वेश्चन है वो थिंक एज यू रीड, यानी कि आपको इसके बारे में विचार करना है. तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, यानी कि जो निम्नलिखित बातें आपसे पूछी गई हैं, इसमें जो बात सही नहीं है आप उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, यानी कि उसको वहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे. तो जो पहला क्वेश्चन है वह है राजकुमार शुक्ला के बारे में. आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन है. वो वह व्यक्ति है जो कि पंचारण से गांधी जी से मिलने के लिए आए थे और वहाँ के बटाईदार जो मजदूर किसान जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को उनसे साझा किया था. और इसी व्यक्ति के प्रार्थना पर गांधी जी पंचारण गए और वहाँ के मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी. तो वो क्या नहीं थे, तो इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस है. तो पहला है अ शेयर क्रॉपर. क्या राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान नहीं थे? जी हाँ, वो बिल्कुल किसान थे. आगे इसमें पॉलिटिशियन, क्या वो एक राजनेता थे? इसके बाद है डेलीगेट, क्या वो एक प्रतिनिधि नहीं थे? लैंडलॉर्ड, क्या वो एक जमींदार नहीं थे? तो इसमें आपके सामने जो पॉइंट है पॉलिटिशियन, यानी कि इसका जो सही जवाब है पॉलिटिशियन, यानी कि वो शेयर क्रॉपर भी थे, डेलीगेट भी थे, एक लैंडलॉर्ड भी थे, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, यानी कि वो राजनेता नहीं थे. तो इसका सही जवाब है पॉलिटिशियन. तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी राजकुमार शुक्ला के बारे में ही है. तो इसमें 3 बातें आपसे पूछी गई हैं. पहला है पुअर, क्या वो एक गरीब व्यक्ति था? दूसरा है क्या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था? तीसरा है इलिटरेट. तो इसमें बताया गया कि वह गरीब व्यक्ति भी था और वो अनपढ़ भी था, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो इसका सही जवाब आपके सामने लिखा है कि वो मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं था. और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो ये व्यक्ति था, उसको एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में क्यों दर्शाया गया है, यानी कि उसके इरादे इतने मजबूत क्यों हैं, ऐसा इसमें क्यों बताया गया है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, कि राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण में आएँ और वहाँ की समस्या को देखें. गांधी जी वॉज नॉट इन पोजिशन टू विजिट चंपारण इमिडिएटली, लेकिन आप इसमें आगे लिखेंगे कि गांधी जी तुरंत ही चंपारण जाने की स्थिति में नहीं थे. राजकुमार अकम्पनीड गांधी जी, उसके बाद राजकुमार गांधी जी के साथ साथ गए जहाँ भी गांधी जी जाते थे. वेयर ही वेंट, यानी कि जहाँ भी वो जाते थे, मतलब कौन जाते थे? गांधी जी जाते थे. एट लास्ट, और अंत में गांधी जी वेंट विद हिम, और अंततः गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण गए. दैट इज़ वाई, इसीलिए ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, इसलिए राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया, यानी कि उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया था कि वो गांधी जी को चंपारण लेकर के ही जाएंगे. और अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, कि जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जब वो चंपारण गए तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक वकील थे और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति भी बने, उनके घर पर रुकने के लिए गए. तो इसमें आपसे पूछा है कि जो उनके जो सेवक थे, जो नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को एक अन्य किसान के रूप में क्यों माना, यानी कि उन्होंने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों सोचा.
तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, कि राजकुमार शुक्ला जो कि गांधी जी से मिले थे वो एक किसान थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, और वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर आते जाते थे वहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर के। गांधी जी अकम्पनीड राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ वहाँ पर गए। सो इसलिए द सर्वेंट्स थॉट, इसीलिए नौकरों ने सोचा, उनके सेवकों ने सोचा दैट ही यानी कि गांधी जी वॉज ऑल्सो अ पीजेंट, इसलिए वहाँ के नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो है पेज नंबर 49 के। इसमें भी पॉइंट है कि थिंक एज यू रीड। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिस्ट द प्लेसेस, यानी कि आपको इन स्थानों की एक सूची बनानी है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, कि राजकुमार शुक्ला के साथ जब गांधी जी अपनी पहली मीटिंग के दौरान गए, कितने स्थानों पर वो गए, आपको उनकी सूची बनानी है। एंड हिज राइवल एट चंपारण, और चंपारण में जब वो आए वहाँ पर जो स्थान है उनकी आपको सूची बनानी है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि गांधी जी विजिटेड कानपुर, कि गांधी जी उस दौरान कानपुर गए। हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में गए। कलकत्ता गए। पटना गए एंड मुजफ्फरपुर गए। बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला, की अपनी पहली मीटिंग के बीच में, यानी कि जब वो राजकुमार शुक्ला से पहली बार मिले थे तो उस बीच में वे कानपुर गए। अपने आश्रम अहमदाबाद के पास जो था वो वहाँ पर गए। कलकत्ता गए, पटना गए और मुजफ्फरपुर गए। एट लखनऊ, और लखनऊ भी गए। एंड हिज राइवल एट चंपारण, और उसके बाद वह चंपारण में आ गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डिड द पेजेंट पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट, कि चंपारण के जो पटाएदार जो किसान थे वह अंग्रेज जमींदारों को किराए के रूप में क्या दिया करते थे। आगे आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, और उस चीज़ के बदले अब जो ब्रिटिश है यानी कि जो अंग्रेजी सरकार है वो अब उस चीज़ के बदले में और क्या चाहती थी। और आगे आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, और संश्लेषित नील का प्रभाव क्या पड़ता ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो, कि प्राकृतिक रूप से जो वो इंडिगो यानी कि जो नील की खेती करते थे उसकी कीमतों पर संश्लेषित नील का क्या प्रभाव पड़ता। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पीजेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन द 15% एरिया ऑफ देयर लैंड, कि जो वहाँ के जो किसान थे उनको इंडिगो की जो खेती है वो अपनी ज़मीन के 15% हिस्से में ही उगानी पड़ती थी, ये इसके लिए बाध्य थे। दे पेड देयर होल इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और वो अपनी ज़मीन की जो 15% पर जो खेती किया करते थे उसका पूरा का पूरा हिस्सा वो अंग्रेजी जमींदार को किराए के रूप में दिया करते थे। आगे आप इसमें लिखेंगे कि द ब्रिटिश वांटेड कॉम्पनसेशन टू फ्री देम फ्रॉम देयर कमिटमेंट, और जो अनुबंध जो बातचीत उनके बीच में थी कि वो 15% हिस्सों पर ही खेती करेंगे और उसको किराए के रूप में अंग्रेजी सरकार को देंगे। तो अब उनको क्या चाहिए था, उनको उस अनुबंध से फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए वो चाहते थे दे वांटेड कॉम्पनसेशन टू फ्री दैम, कि मतलब वे अपनी क्षतिपूर्ति यानी कि भरपाई के रूप में पैसा चाहते थे टू फ्री दैम फ्रॉम देयर कमिटमेंट, उन किसानों को उस अनुबंध से आज़ाद करने के लिए। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, और इसकी वजह से जो प्राकृतिक रूप से जो इंडिगो की खेती वहाँ पर उगाई जाती थी उसके दाम नीचे गिर जाते। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, कि अगर वहाँ पर संश्लेषित नील अगर सामने आ जाता तो उसकी वजह से प्राकृतिक नील की कीमतों में गिरावट आ जाती। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने है वो पेज नंबर 51 से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो ये चैप्टर है इसमें जो भी घटनाएं बताई गई हैं, यानी कि द इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि इस टेक्स्ट यानी कि चैप्टर के पार्ट में जितनी भी घटनाएं बताई गई हैं, इलिस्ट्रेट वह इस बात को दर्शाती है, क्या दर्शाती है, गांधी जी इस मेथड ऑफ वर्किंग यानी कि गांधी जी के कार्य करने के तरीके को दर्शाती है, यानी कि कार्यशैली को दर्शाती है। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टांस ऑफ दिस मेथड, क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य तरीकों को पहचान सकते हैं। एंड लिंक दैम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, और क्या आप इन उदाहरण को गांधी जी के सत्याग्रह के विचार और अहिंसा के विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण एंड विजिटेड द कंसर्न्ड पार्टीज,
कि गांधी जी चंपारण में आए और वहाँ पर जो संबंधित पार्टीज़ हैं यानी कि जो संबंधित जो लोग थे उनसे जाकर के वो मिले। ही वॉज आस्क्ड टू लीव द प्लेस बट ही डिड नॉट। उनको चंपारण का जो स्थान है उसको छोड़ने के लिए कहा गया लेकिन वो वहाँ से कहीं नहीं गए। अकम्पनीड बाय सेवरल लॉयर्स ही वेंट टू मोतीहारी, और अपने कुछ वकीलों साथियों के साथ वो मोतीहारी गए। अ पीजेंट हैड बीन मिल्ट्रेटेड इन अ नियर बाय विलेज, क्योंकि वहाँ पर पास ही के गाँव में एक किसान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और गांधी जी ने वहाँ पर जाकर के स्थिति को देखने का निर्णय किया। ही वॉज सर्व्ड अ नोटिस टू लीव चंपारण इमिडिएटली, और उसी दौरान गांधी जी को चंपारण को तुरंत छोड़ देने का एक नोटिस मिला। ही रोट ऑन अ रिसीट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, उन्होंने वहाँ पर एक रिसीट पर यानी कि एक रसीद पर यह लिखा कि वह इस आज्ञा को नहीं मानेंगे यानी कि इसकी अवज्ञा करेंगे। और आगे आप इसमें लिखते हैं कि एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप ही वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और अगले दिन उनको अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। ही वेंट टू अपीयर इन द कोर्ट, और वो अदालत में पेश होने के लिए गए भी, बट लेकिन अ ग्रेट क्राउड ऑफ हिज सपोर्टर ऑल्सो गैदर्ड देयर, लेकिन उनके बहुत सारे समर्थक भी वहाँ पर भीड़ लगा करके इकट्ठा हो गए। गांधी जी हेल्प द अथॉरिटीज़ इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने वहाँ के अधिकारियों की सहायता की वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। गांधी जी आस्क्ड देम, गांधी जी ने उनसे कहा टू पनिश हिम, कि उनको सज़ा दी जाए, यानी कि गांधी जी ने उनसे खुद को सज़ा देने के लिए कहा। एज, क्योंकि ही हैड डिसोबेड गवर्नमेंट ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने उस सरकार का आदेश जो कि चंपारण को तुरंत छोड़ देने का आदेश था उसकी अवज्ञा की थी, यानी कि उसको नहीं माना था। एंड टोल्ड द अथॉरिटीज़, और वहाँ के अधिकारियों को कहा दैट कि ही हैड डन सो फॉर अ ग्रेट काउज, कि उन्होंने ऐसा एक बहुत ही महान कारण को सामने रखते हुए कहा, यानी कि उन्होंने जो भी एक कार्य किया, यानी कि उन्होंने चंपारण छोड़ देने का जो आदेश था उसकी अवज्ञा इसलिए की क्योंकि उसके पीछे एक महान कारण था। दीज आर द इंस्टांस, कि यही वे उदाहरण है दैट सो, जो कि हमें बताते हैं, जिसे प्रतीत होता है दैट की ही हैड ग्रेट फेथ इन सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, कि उनका सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों में बहुत ज़्यादा यकीन था। और आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है वो लिए गए हैं पेज नंबर 53 से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, कि किसानों को 25% धनराशि वापस करने का जो सेटलमेंट था यानी कि जो समझौता था उस पर गांधी सहमत क्यों हो गए। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एग्री टू मेक 25% रिफंड टू द पीजेंट, कि जो अंग्रेजी जमींदार जो थे वो किसानों को 25% यानी कि 25% पैसा वापस देने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, और गांधी जी उस 25% यानी कि 25% पैसा वापस देने के अनुबंध पर यानी कि समझौते पर राजी हो गए। बिकॉज, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि गांधी जी के लिए द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि गांधी जी के लिए वो 25% की धनराशि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। एज द टोकन विक्ट्री ऑफ पीजेंट, कि जितनी महत्वपूर्ण वहाँ के किसानों की एक निश्चित जीत थी कि वो कम से कम इतनी लड़ाई तो जीते थे, तो उसके सामने 25% जो उनको पैसा वापस देगा तो वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि किसानों की विजय महत्वपूर्ण थी। इसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है कि हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, कि जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन्होंने वहाँ के किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको कैसे बदल दिया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द पीजेंट्स इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स, कि जो चंपारण के किसान थे वो बटाईदार किसान थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एन एग्रीमेंट विद देम, और अंग्रेज जमींदार थे उनका उनके साथ एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था। द पीजेंट्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 और 15% ऑफ देयर लैंड, कि जिसके तहत यानी कि जिसके अनुसार वहाँ के किसानों को अपनी ज़मीन के 15% या फिर 3/20वें हिस्से पर खेती करनी थी। एंड दे वर फोर्स्ड, और उन पर दबाव दिया जाता था टू गिव देयर होल इंडिगो क्रॉप एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और उन पर इस बात का जवाब दिया जाता था कि जो 15% यानी कि 3/20 हिस्से में जो वो खेती करते थे इंडिगो की,
वो पूरी की पूरी खेती किराए के रूप में उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी कि अंग्रेज जमींदारों को देना था। आगे आप इसमें लिखते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, और जैसे कि वहाँ पर संश्लेषित इंडिगो बनाया गया, उसके साथ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आस्क्ड फॉर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द पीजेंट टू फ्री देम फ्रॉम एग्रीमेंट, और उसी के साथ साथ ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे, वे चाहते थे कि अगर वहाँ के जो किसान हैं उस समझौते से आज़ाद होना चाहते हैं तो उसके बदले उनको कॉम्पनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति यानी कि भरपाई चाहिए थी। गांधी जी लेड देम इन देयर स्ट्रगल टू गेट देयर राइट एंड सक्सेडेड टू, और गांधी जी ने उन सभी का नेतृत्व किया और उसके बारे में संघर्ष किया टू गेट देयर राइट, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, एंड सक्सेडेड टू, और वो उसमें वो सफल भी हुए। आगे आप इसमें लिखते हैं कि आफ्टर द एपिसोड, और इस घटना के बाद, ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी, इस घटना के बाद किसानों को 25% पैसा वापस दे दिया गया। वो पैसा कौन सा था कि अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो वो पैसा कैसा था, वह पैसा था जो कि गैर कानूनी तरीके से जो अंग्रेज जो जमींदार थे उन्होंने किसानों से ऐंठा हुआ था। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द फार्मर केम टू नो, और किसानों को पता चला दैट कि दे हैड राइट एंड देयर डिफेंडर्स टू, कि उनको अधिकार है और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके संरक्षक भी हैं। दे ऑल्सो लर्न टू बिहेव करेजियसली, और उन्होंने आगे बढ़कर साहस जताना भी सीख लिया था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर सो मच डीमोरलाइज्ड एज दे अबेंडन्ड देयर एस्टेट, और इसकी वजह से जो अंग्रेज जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज्ड हो गए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, उनका साहस टूट गया और उसके बाद उन्होंने अपनी जागीरों को छोड़ दिया। विच वॉज गिवन टू द पीजेंट, और जो वो जागीर उसके बाद उन किसानों के पास वापस आ गई। एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और वहाँ पर जो नील की खेती की जो बटाईदारी का जो कार्य था वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपके सामने वे क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांधी जी ऐसा विचार करते थे कि चंपारण की जो घटना है वो उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी इज लाइफ, यानी कि चंपारण की जो घटना यानी कि चंपारण में जाना, वहाँ के बटाईदार किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ना, उनको उनका अधिकार दिलवाना, 25% पैसा वापस दिलवाना और वहाँ की जो बटाईदारी का जो कार्य था उसको समाप्त करवाना, जो पूरी घटना है वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी इज लाइफ, यह गांधी जी के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। बिकॉज क्योंकि his method consisting of disobedience and acceptance of punishment came out successful, कि जो उनका तरीका था consisting of disobeying यानी कि अहिंसा जो उन्होंने अपनाई थी, अहिंसावाद का जो तरीका अपनाया था, and acceptance of punishment, और वहाँ की जो सज़ा उनके लिए बताई गई थी उसको स्वीकार करना, जो ये बातें थी came out successful, इसकी वजह से वो जीते, इसी की वजह से वो जीत पाए। द होल नेशन केम टू नो दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को यह पता चल गया था कि वे जो वो किसान थे वे अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे कि द पीजेंट बिकेम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, और इसकी वजह से वहाँ के किसानों को अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के प्रति जानकारी मिली, वो जागरूक हो गए। एंड दे केम टू नो इफ़ दे वर यूनाइटेड, और वो ये भी जान गए कि अगर वे एकता बना करके रखेंगे, यानी कि अगर वो एक बन करके रहेंगे, दे कुड मेक द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर्क ऑन देयर टर्म, तो वो अंग्रेजी जमींदारों से अपनी शर्तों पर काम करवा सकते हैं। दिस एपिसोड जो ये घटना है इमर्ज एज द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर इंडियंस, कि भारतीयों के लिए यह घटना उनकी आशा की पहली किरण के रूप में सामने आई। एंड नाउ और अब द ब्रिटिशर वर नो लॉन्गर इनविजिबल फॉर देम, और उनको अब ये भी पता चल गया था कि अब अंग्रेज़ों को हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो उनके लिए अजय नहीं है। एंड द पीजेंट वर नो लॉन्गर अटरली फियर स्ट्राइकन पुअर फेलो, और वहाँ के जो किसान हैं वो अब और अधिक भयग्रस्त और कमज़ोर व्यक्ति नहीं रहेंगे, यानी कि वो जीत सकते हैं।
इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिवन स्टांस, यानी कि उदाहरण दीजिए किस चीज़ के, कि इस बात का आपको उदाहरण देने हैं कि गांधी जी किस तरह से वहाँ के वकीलों को प्रभावित करने में सफल हुए। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मुजफ्फर लॉयर्स टोल्ड गांधी अबाउट देयर केसेस, कि मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने अपने केस के बारे में गांधी जी को बताया, एंड द अमाउंट ऑफ देयर फी, और अपनी फीस के बारे में जो पैसा लेते थे उसके बारे में भी बताया। गांधी जी रिव्यूड द लॉयर्स, कि गांधी जी ने उन वकीलों को डांट लगाई फॉर कलेक्टिंग दैट मच ऑफ फी फ्रॉम द पुअर पीजेंट, कि उन किसानों से, उन गरीब किसानों से इतनी बड़ी फीस लेने के लिए गांधी जी ने उनको डांटा भी। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा दैट लो कोर्ट्स वर यूजलेस इफ द पीजेंट वर सो कर्स्ड एंड फेयर स्ट्राइकन, कि अगर जो ये किसान जो लोग हैं अगर वो कुचले जाते हैं और उनको भयग्रस्त रहना ही है तो अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस हैं। और आगे आप इसमें लिखते हैं कि अगेन, और एक बार फिर से, व्हेन गांधी वाज गोइंग टू बी ट्राइड इन द कोर्ट एट मोतीहारी, कि जब गांधी जी मोतीहारी की अदालत में अपने तारीख के लिए, यानी कि केस की तारीख के लिए जा रहे थे, ही आस्क्ड द लॉयर्स, उन्होंने वकीलों से पूछा दैट व्हाट वुड दे डू, कि वो क्या करते इफ़ ही वाज सेंट टू प्रिजन, कि अगर वो जेल में चले जाते तो वो क्या करते। वन ऑफ द लॉयर सैड, उनमें से एक वकील ने कहा दैट दे वुड गो होम इफ़ ही वाज सेंट टू प्रिजन, कि हम घर वापस चले जाते अगर गांधी जी जेल में चले जाते। व्हेन द लॉयर नोटिस्ड, और जब वकीलों ने यह नोटिस किया दैट डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रेंजर गांधी वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर पीजेंट, कि जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि एक अजनबी होने के बावजूद, यानी कि एक बाहर का व्यक्ति होने के बावजूद गांधी जी उन किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं, दे फेल्ट अजम्ड, उनको बहुत ही शर्मिंदगी फील हुई। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने गांधी जी से वादा किया टू फॉलो हिम, कि वो उनकी बातों को मानेंगे। दैट इज़ हाउ गांधी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, और इस तरह से गांधी जी उन वकीलों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वहाँ पर छोटी छोटी जगह पर रहने वाले जो भारतीय थे उनका रवैया किस प्रकार का था टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल, उन व्यक्तियों के प्रति जो कि स्वराज की बात करते थे, यानी कि स्वराज की बात करने वाले प्रतिनिधियों के प्रति वहाँ की छोटी छोटी जगह पर रहने वाले भारतीयों का क्या रवैया था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, यानी कि औसतन वे भारतीय जो कि छोटी छोटी जगहों पर रहते थे, वर अटरली अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पलेस, वे आमतौर पर बटे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस थे, यानी कि वो असहाय थे, उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही थी। सो इसलिए दे वर स्केयर्ड ऑफ ब्रिटिश, इसलिए वो अंग्रेज़ों से डरते थे। दे डिड नॉट एंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एट देयर हाउस, और इसी वजह से वे स्वराज के जो समर्थक व्यक्ति थे, स्वराज के समर्थक व्यक्ति को आप इसमें पढ़ेंगे एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि जो स्वराज का प्रतिनिधित्व करते थे उनको बोलेंगे एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और इसी डर की वजह से वो किसी भी स्वराज के प्रतिनिधि व्यक्ति को अपने घर पर मान सम्मान नहीं देते, यानी कि उनका अतिथि सत्कार नहीं करते थे। दे डिड नॉट हैव करेज टू शो सिंपैथी टूवर्ड्स देम, यानी कि उनमें उन प्रतिनिधि के प्रति जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, उसको जताने का भी साहस नहीं था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, कि हमें कैसे पता चलता है कि साधारण लोगों ने भी आज़ादी का जो ये आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। द फ्रीडम मूवमेंट वाज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, जो आज़ादी का आंदोलन था, यानी कि आज़ादी के लिए किया गया जो आंदोलन था वह वहाँ के आम नागरिकों के लिए था, आम लोगों के लिए था। नो लीडर कुड डू एनीथिंग फॉर ऑर्डिनरी पीपल विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट, कि उन आम लोगों के सहयोग के बिना कोई भी नेता उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। सो इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल कुड नेवर बी रूल्ड आउट इन दिस केस, और इस मामले में भी जो आम जनता यानी कि जो आम लोगों का जो सहयोग है उसको नकारा नहीं जा सकता, नकारा जाने को बोलेंगे रूल आउट।
आगे आप इसमें लिखते हैं कि गांधी जी वांटेड द ऑर्डिनरी पीपल टू बी करेजियस एंड फियरलेस। गांधी जी चाहते थे कि जो लोग हैं वह साहसी और फियरलेस बने, यानी कि साहस दिखाए और वो अपने सारे डर को छोड़ दें, डर से बाहर निकले। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द पीपल शोड देयर करेज, कि लोगों ने अपना साहस दिखाया बाय फॉलोइंग गांधी, गांधी जी को फॉलो करके उन्होंने अपना साहस दिखाया। वैन जब द पीजेंट ऑफ मोतीहर न्यू दैट, कि जब मोतीहर के किसानों को ये पता चला दैट गांधी वॉज इन ट्रबल, कि गांधी जी किसी मुसीबत में हैं, किसी समस्या में हैं, दे गैदर्ड, वो इकट्ठा हो गए, दे गैदर्ड अराउंड द कोर्ट, वे उस अदालत के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वेयर, जहाँ गांधी वॉज समन्ड, जहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया था। और यहाँ तक कि द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कुड नॉट कंट्रोल देम, यहाँ तक कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनको नियंत्रण में नहीं ले पा रहे थे। दिस शोज, इससे प्रतीत होता है दैट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन, यानी कि आम लोगों के सहयोग के बिना द फ्रीडम मूवमेंट कुड नॉट हैव बिकम सक्सेसफुल, कि जो आज़ादी का जो आंदोलन था वह सफल नहीं हो सकता था। अब इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चंस है उसमें आपको डिस्कस करना है, जो कि आपके टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में दिए गए हैं। डिस्कस द फॉलोइंग, यानी कि जो निम्नलिखित पॉइंट्स हैं इसमें आपको डिस्कस करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस, यानी कि कानूनी न्याय से ज़्यादा जरूरी है डर से मुक्ति, यानी कि डर से मुक्ति कानूनी न्याय से कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। फॉर पुअर, गरीब लाचार व्यक्तियों के लिए। डू यू थिंक दैट, क्या आपको ऐसा लगता है कि द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के जो गरीब लोग हैं वो भय से मुक्त हैं, वो डर से पूरी तरह से दूर हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ द रियल फ्रीडम, यानी कि भय से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता होती है। लीगल जस्टिस इज़ टू सेफ गार्ड फ्रीडम, और जो आपकी स्वतंत्रता है उसके लिए जो कानूनी न्याय है वो उसकी रक्षा करता है, वो उसका सेफ गार्ड होता है। लीगल जस्टिस इन फैक्ट अ मीन्स टू एंड, जो कानूनी न्याय होता है वह एक साधन होता है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने ये लिखा है एन एंड, इसका मतलब होता है उद्देश्य। एन एंड इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स, कि उद्देश्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है साधनों की बजाय। फियर इज सर्वडम, डर ही गुलामी है। द पुअर ऑफ इंडिया आर नॉट फुल्ली फ्री फ्रॉम फियर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत के जो गरीब हैं वो पूर्ण रूप से भय मुक्त नहीं हैं। ऑल्दो, हालांकि फ्रीडम एंश्योर्स फियरलेसनेस, की जो स्वतंत्रता होती है वह भय को निश्चित कर देती है, यानी कि भय को पूर्ण रूप से भगा देती है। येट, फिर भी, व्हाट टू से ऑफ द पुअर, लेकिन फिर भी गरीबों के बारे में क्या कहा जाए। इवन द रिच आर नॉट फियरलेस इन इंडिया, यहाँ तक कि जो अमीर व्यक्ति है वह भी भारत में पूर्ण रूप से भय मुक्त नहीं है। द फियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल अराउंड देयर, जो डर का माहौल है वो हर तरफ है। इवन द करप्ट आर नॉट फ्री फ्रॉम फियर, यहाँ तक कि जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो भी पूर्ण रूप से भयमुक्त नहीं है। द पुअर ऑलवेज लिव इन द फियर, जो गरीब व्यक्ति तो हमेशा भय में जीते हैं। और बीइंग थ्रेटन, धमकाए जाने के भय में। बीइंग इंसल्टेड, अपमान किए जाने के डर में। और लॉसिंग देयर मीन्स ऑफ लिविंग, और उनके जीने के साधन के खोए जाने के डर में वो हमेशा जीते हैं। वी प्रे गॉड ऑलमाइटी, हम सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करते हैं। फॉर गेटिंग अस ऑल रिड ऑफ दिस एबिक्विटस फियर, हम सर्वशक्तिमान भगवान से हमें हर प्रकार के डर से मुक्ति की हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, यानी कि यहाँ पर आपको एक अच्छे नेता के गुणों के बारे में विचार करना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर आर एज फॉलोज, यानी कि अच्छे नेता के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको नीचे बताई गई है। तो जो पहला गुण है वह है डिटरमिन्ड, यानी कि वो निश्चित होना चाहिए, यानी कि वो अपने निर्णय के प्रति एकदम पक्का होना चाहिए। अ गुड लीडर शुड बी डिटरमिन्ड, यानी कि एक जो नेता होता है वह अपने निर्णय के प्रति एकदम दृढ़ होना चाहिए। ही शुड फॉलो, उसको वही बात फॉलो करनी चाहिए व्हाट ही हैज़ वंस डिसाइडेड, कि जो कि एक बार वो निर्णय ले लेता है उसे वही बात फॉलो करनी चाहिए। ही शुड नॉट चेंज हिज व्यू एंड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स,
उसे अपने विचारों को, अपने नज़रियों को बार बार बदलना नहीं चाहिए और वो अपने शब्दों के प्रति सच्चा होना चाहिए। एक नेता की दूसरी क्वालिटी है यानी कि दूसरा गुण है फियरलेस, यानी कि निडर। ही शुड बी फियरलेस, कि एक नेता को निडर होना चाहिए। इफ़ ही इज़ फियरफुल, कि अगर वह डरपोक है, अगर उसको डर लगता है, देन ही कैन नॉट मीट एनी ऑफ द हाई अथॉरिटीज़ टू प्रोटेस्ट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी, कि समाज में चल रहे कोई भी जो गलत गतिविधियां हैं उनका विरोध करने के लिए वो किसी भी बड़े ऑफिसर से यानी कि हाई अथॉरिटी से वो मिल नहीं सकता, इसलिए उसको निडर होना चाहिए। एक नेता का जो तीसरा गुण है वो यह है कि ट्रू एंड ऑनेस्ट, यानी कि सच्चा और ईमानदार। इफ़ ए मैन इज़ ट्रू एंड ऑनेस्ट, कि अगर एक व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है, ही विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो उसका सम्मान हर तरफ होगा, यानी कि हर तरफ उसको सम्मान मिलेगा। पीपल विल फॉलो हिम, लोग उसको अनुसरण करेंगे, यानी कि उसकी बात मानेंगे। और अगला गुण है हार्डवर्क, यानी कि कठिन परिश्रम। बाय हिज हार्डवर्क, उसके कठिन परिश्रम की वजह से ही कैन इम्प्रेस एवरीबडी, कि वो हर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। एंड दस बिकम अ गुड लीडर, और इस प्रकार वो एक अच्छा नेता बन सकता है। और अगला गुण है डिवॉइड ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थ से बहुत दूर होना। तो इसमें आप लिखेंगे कि अ गुड लीडर इज़ ऑलवेज डिवॉइड ऑफ सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, कि जो एक अच्छा नेता होता है वो हमेशा स्वार्थ और लालच से बहुत दूर होता है। द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज कल्याण इज हिज प्राइम एम, समाज कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य होता है। पीपल रिस्पेक्ट एंड फॉलो हिम, और तभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है, जिसका नाम है इंडिगो। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपके इंग्लिश को भी हेल्प मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हमारी कोशिशें आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को अपने किसी फ्रेंड्स, किसी सहपाठी और किसी साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हमारी कोशिशों का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।